हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप सभी की। और हम नया वीडियो लेके आए हैं आज आपके लिए, और यह है हमारा साम्य अवस्था पे। और साम्य अवस्था का जो चैप्टर है वो हमारे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का 7 नंबर का चैप्टर है ना। तो साम्य अवस्था भी आपको पता हो तो दो तरह की होती है ना इसमें, एक तो रासायनिक साम्य अवस्था और आयनिक साम्य अवस्था। यहाँ पे हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो हमारे द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम पर है और केसी और केपी के ऊपर रहेंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे, 7 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, एक एक वीडियो बताते रहेंगे और आगे से आगे फर्दर चलते रहेंगे। तो लेके आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा और बड़ा है सवाल तो थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। कह रहा है कि 20 लीटर के पात्र में, पात्र कितना है आपका 20 लीटर, समझना, और उसमें CO2 भरी हुई है और 400 केल्विन ताप पे भरी हुई है और दाब है उसका 0.4 ATM और अधिक, ठीक है, और ये पूरा आधिक्य में है। और SRO जो है वो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे उपस्थित मान रहे हैं। तो पात्र के आयतन में उसकी उपस्थिति में चल पिस्टन से उसको कम किया जाता है, आयतन को कम किया जा रहा है। जब पात्र में CO2 के दाब का मान उच्चतम होगा तो उस समय पात्र का उच्चतम आयतन क्या होगा, यानी आयतन निकालना इस अभिक्रिया के लिए। तो थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक पात्र है, उस पात्र के अंदर इसने किस टेम्परेचर के आधार पर लिया वो देख लेते हैं एक एक करके। ये कह रहा है 20 लीटर CO2 है, यहाँ पे आपका आयतन दिया हुआ है 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर। और उसको हम क्या करें, कौन सी गैस है, CO2 गैस है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर आपका 400 केल्विन। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ATM दाब, यानी प्रेशर भी आपको दे रखा है 0.4 ATM और आधिक्य में भरी हुई है, यानी ये 20 लीटर है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई लग रही है आपको। फिर इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में SRO भी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पात्र के अंदर CO2 भी है और SRO भी है। CO2 ज़्यादा मात्रा में दे रखी है, बहुत ज़्यादा, और SRO है वो बहुत ही कम मात्रा में दे रखी है। अब क्या किया, यहाँ एक पिस्टन लगाया हुआ है और ये पिस्टन जो है वो पिस्टन बना लेते हैं। ये एक पिस्टन सा बना हुआ है हमारे, और इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ दबा रहे हैं। समझ पा रहे होंगे इसको। तो पिस्टन से इसको दबा रहे हैं जिससे आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। तो देखते हैं आगे, बैक करना पड़ेगा, चलो जी। तो ये क्या कह रहा है, चलो दबा रहे हैं पिस्टन से, उसको थोड़ा आयतन क्या किया जा रहा है, कम किया है। तो अब क्वेश्चन पर आता है कि भाई ये क्वेश्चन करना कैसे है। जब आपके पास टेम्परेचर है, P है, आयतन है, वॉल्यूम है, तो ये आपको PV बराबर NRT का फॉर्मूला पता हो तो आदर्श गैस के लिए लगा देंगे कि PV = NRT। तो यही लगाया है, PV = NRT। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वॉल्यूम के लिए हम NRT के लिए NRT बटे आपका P लगा देंगे, ये फार्मूला। और इस फार्मूले में देखिए, आप एक क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि ये वॉल्यूम निकालने के लिए इसने लगा दिया फार्मूला। तो V = NRT/P लगा दिया, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो मोल निकालने के लिए लगाई है, तो N इधर रख दिया होगा और बाकी वैल्यूज़ को वहाँ ट्रांसफ़र कर दी। अब जो ATM P4 देखो प्रेशर दे रखा 0.4 वो लगा दिया, वॉल्यूम 20 लीटर है 20 लीटर लगा दिया, RT को RT ही रखा है। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया, सॉरी मोल वो वैल्यूज़ निकल गई, ठीक है जी। अब वापस देखिए क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकालने के बाद ये सब वैल्यू आ चुकी है और इसको आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो आपके इस फार्मूले में ऊपर वाले में रख रहे हैं। जो N की वैल्यू आई है वो N की इस वाले वैल्यू में रख रहे हैं। तो वैल्यू क्या आई है वो देखो, थोड़ा साइड में मैंने थोड़ा काट कर बता रखा है। तो ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, N निकाल दिया और इसका टोटल आया 8/RT। तो अगर मैं यहाँ पे इस N की जगह 8/RT लिख दूँ, 8/RT, और ये ऊपर भी देखो RT ही लगा हुआ है, तो RT से RT कट जाएगा, सिर्फ 8 रह जाएगा। ऊपर क्या रह गया देखो, अभी कि वॉल्यूम निकालना है तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, एक आप देख पा रहे होंगे कि RT से RT, ये देखो वैल्यू आ गई, और वॉल्यूम के लिए RT से RT कैंसिल आउट कर रहा है। और जो नीचे जो वैल्यू आ रही है वो 1.6 है, देखो क्वेश्चन के अंदर भी 1.6 दे रखा होगा, ये KP दे रखा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, ये देखो KP दे रखा है। तो KP की वैल्यू यहाँ पे लगा दी हमने। KP जो है P मतलब प्रेशर ही है, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू लगा दी, और 1.6 से तो 8/1.6 करेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो 16.80 आ जाएगा, यानी 16 का डिवाइड 80 से करोगे तो 5 लीटर आंसर आपका आ जाएगा।
इस क्वेश्चन को वापस देखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि भाई एक बार जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम निकालना है हमें, तो वॉल्यूम के लिए मोल नहीं दिया हुआ, इसलिए दो बार ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पी वी = एनआरटी में, पी वी = एनआरटी के अंदर हमें वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम के लिए पी इधर आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि मोल भी दिया हुआ नहीं है, तो मोल के लिए वापस एक अलग से फार्मूला लगा दिया और वो फार्मूला पी लगा दिया। ये देखो फार्मूले में पी रहेगा और बाकी पूरा इधर आ जाएगा। तो ये मोल भी निकाल रहे, देख लीजिए इस पर, ये देखो मोल निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मोल भी निकाल पा रहे हैं और यहाँ से, और ये वैल्यूज़ कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है क्या, इतने क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। N2 + O2 से 2NO बना रहा है और साम्य अवस्था जो है वो K है, इसको हम K1 बोल देते हैं। पहली रिएक्शन है तो उसके लिए पहले के लिए हम K1 कर देते हैं। पहले वन किसके लिए, N2 और O2 दोनों मिला के क्या बना रहा है, 2NO। दिख पा रहा होगा आपको ये क्वेश्चन के लिए, ये पहली लाइन के लिए है ना। तो ये हो गया पहला। और दूसरा कह रहा है कि ½ N2 + O2 से 2NO। दोनों में देखो ऐसे क्वेश्चन आने पे आप है ना दोनों समीकरणों का संतुलन करें और देखिए कि भाई हमारे अंदर क्या, ये दोनों का रिलेशन क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये 2 NO है और इसमें ये 1 NO है। इसका मतलब अभिक्रिया क्या हुई है, लगभग आधी कर दी गई है। समझ गए क्या। जैसे यहाँ पे N2 कितना 1 मोल लिया जा रहा था, यहाँ पे आधा मोल लिया जा रहा है। वहाँ O2 हमारा 1 मोल लिया जा रहा है, आगे 1 है तो 1 मोल यहाँ आधा लिया जा रहा है। यहाँ 2 NO लिए जा रहे थे, यहाँ पे 1 NO लिया जा रहा है। इसका मतलब जो पहली अभिक्रिया है वो सेकंड K2 के लिए बिल्कुल आधी हो रही है। क्या समझ गए या नहीं। तो ये इसकी बिल्कुल आधी हो गई ना। तो अगर पहले वाला K1 है, दूसरा K जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, आधा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आधा। सही है क्या, समझ में आए। दोनों रिएक्शन के लिए संबंध निकालना है आपको, सीधा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए तापमान जो है वो T1 और T2 पर साम्य अवस्था इस तरह Kp और Kp' है। यानी T1 पे तो आपका Kp है और T1' पे आपका T2 पे आपका Kp' है। देखो एक टेम्परेचर पे Kp और एक टेम्परेचर पे आपका Kp' बता रहा है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बस तो ऊष्माक्षेपीय थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में एक ही फर्क होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका Kp घट जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kp घटेगा और ऊष्माशोषी के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kp बढ़ेगा। ऊष्माशोषी के लिए प्रोपोर्शनल होता है और ऊष्माक्षेपी के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कर रखी है, इसका मतलब T1 अगर ज़्यादा होगा तो Kp कम होगा और अगर T2 कम है तो Kp ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो ज़्यादा और कम एक दूसरे के इन्वर्सली करना है, ऊष्माक्षेपी में इसका आंसर आ जाएगा आपका Kp। क्यों, क्योंकि T1 जो है अगर वो T1 ज़्यादा है तो आपका Kp ज़्यादा, क्या T1 ज़्यादा है तो Kp क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर T2 ज़्यादा है तो Kp ये कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से Kp ज़्यादा और K2 कम हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। A2 और B2 द्वारा अभिव्यक्त की गई दो अभिक्रिया है, दो गैसों के बीच में यह अभिक्रिया हो रही है। देखिए लिखा हुआ A2 B2 और प्रोपोर्शनल में 2AB। और ये कह रहा है सांद्रताएं भी दे रखी है, देखो ये A2 की, ये B2 की और AB की। और ये इतने डिग्री टेम्परेचर पे Kc का मान निकालना। Kc जो है वो गुल्बर्ग के नियम से निकलता है, तो Kc का मान उत्पाद बटे क्रिया कारक से निकलता है, उत्पाद बटे क्रिया कारक। तो हमारा उत्पाद कौन है, 2AB है, तो ऊपर रहेगा AB और ये जो 2 है वो कहाँ चला जाता है, उसके स्क्वायर में, ये उत्पाद हो गया। और नीचे आएंगे A2 और B2। तो इनकी जो सांद्रता है वो हमें सांद्रता यहाँ लिख देनी है और आंसर मल्टीप्लाई वगैरह करना है। जैसे हमारा AB2 की ये जो वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻³ और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या है, A2 और B2, तो A2 की और B2 की जो है A2 की है 3 × 10⁻³ और ये जो है दूसरी वाली 4.2 इंटू 10⁻³ ये दो बार करोगे तो ये तो पूरा से पूरे इन दोनों से कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो इसका आंसर आपका 0.62 आएगा, ठीक है ना। वापस समझना कि जब भी गुल्बर्ग का नियम लगता है ना तो उत्पाद बटे क्रिया कारक लगता है द्रव्यानुपातिक नियम के हिसाब से। तो AB2 का AB स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो AB की स्क्वायर का मतलब AB की वैल्यू जो है वो इसको स्क्वायर दो बार लिखनी है आपको, और दूसरी वाली जो है स्क्वायर नहीं है तो इनको एक एक बार लिखनी है और कैंसिल आउट कर दें। आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है।
अभिक्रिया ऐसी जब भी आएगी साम्य अवस्था में, दो अभिक्रिया दे रखी होगी, दोनों में संबंध स्थापित करना है। पहली वाली अभिक्रिया में 2SO2 दिख पा रहा है, O2 की क्रिया हो रही है और 2SO3 बन रहा है, और स्थिरांक पे ये इसकी वैल्यू 278 दे रखी है, यानी इस पहली वाली अभिक्रिया का Kc दे रखा है 278। उसी ताप पर निम्न अभिक्रिया SO3 और SO2 और हाफ O2 है, तो कैसे करोगे? तो आप देख पा रहे होंगे कि वो नीचे जो है वो कैसा है, आपका SO3 है। इसका मतलब देखो दोनों में संबंध देखिए एक बार, पूरा ढंग से देखिएगा, पहली के लिए और दूसरी के लिए थोड़ा सा देखना। इसके अंदर जो उत्पाद है वो इसका क्रियाकारक बन रहा है, और इनके जो क्रियाकारक है इनके उत्पाद बन रहे हैं। देखो SO2 SO2, O2 O2, इसका SO3 इसका SO3। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई जिसका क्रियाकारक है वो उत्पाद बन रहा है, जो उत्पाद है वो क्रियाकारक बना रहा है। इसका मतलब बस एक और चीज़ करनी है कि ये एक अभिक्रिया इस दूसरी की अभिक्रिया की क्या है, उल्टी। तो जब भी अगर पहला K1 होगा तो दूसरा K2 होगा, इन दोनों में संबंध क्या है, K1 जैसा है, K2 उसका उल्टा करना है, क्योंकि SO3 इसका क्रियाकारक और उत्पाद बना रहा है, राइट। तो हम इस K2 को उल्टा कर देंगे, यदि 1/K2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ऊपर से ये क्या कर रहा है, ऊपर से हमारे पास ये कह रहा है कि 2 था ये, और ये आधा हो रहा है, देखो बिल्कुल आधा कर दिया। आधे के लिए आप इस पूरे के ऊपर आधा कर देना। समझो दोनों समीकरण में क्रियाकारक है तो दूसरे में उत्पाद बना रहा है, दूसरा उत्पाद है जो क्रियाकारक बना, यानी क्रिया को विपरीत कर देना। तो विपरीत का मतलब 1/में में ले जाना है इसको, ठीक है ना। इस तरह से करना है हमें। ये आपका आंसर इस तरह से रहेगा, और आपको जो वैल्यूज दे रखी है उस हिसाब से यहाँ की जो 278 वगैरह लगा के करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे चल रहा है, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2SO3 है और ये अभिक्रिया, दोनों में संबंध देख पा रहे होंगे। ये आया, देखो यहाँ पे देखो K1/K दिख रहा है, उल्टा भी किया आधा भी किया, रूट में आ गया। ये वाली वैल्यू समझ पा रहे होंगे कि भाई पहला K है दूसरा भी K है, इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ये इसका उल्टा है तो उल्टा कर दो, ऊपर से ये इसका आधा है तो आधा कर दो, और डबल है तो डबल कर दो। ये वाला आपको करना है। डबल कहे तो स्क्वायर लगा देना, आधा कहे तो इस तरह से कर देना, है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी K = √1/K2, और ये जो वैल्यू है उस हिसाब से आपको K1 यहाँ आएगी, K2 यहाँ आएगी। तो K1 की वैल्यू 278 दे रखी है, तो आपको 1/278 करना पड़ेगा, यानी इसका रूट निकालना पड़ेगा। इसका आंसर आपका देख पा रहे हो, रूट देखो निकालो, 1/278 278 लिखा हुआ, और इसके रूट की वैल्यू निकाल के ये आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए तो वैसे ही हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए, N2O2 है हमारे पास में, जो कि 2NO बना रहा है, यहाँ छपा नहीं है भाई, 2NO है ये। और दूसरी अभिक्रिया क्या कह रहा है, 2NO है और O2 से 2NO2 बना रहा है, ओके। और तीसरी अभिक्रिया के लिए हमें K को निकालना है, तीसरी अभिक्रिया के लिए K को निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि जब भी दो अभिक्रिया दे रखी हो तीसरी का निकालना हो, तो हम ऐसा करेंगे कि दो अभिक्रियाओं का हम भले उल्टा करें, डबल करें, आधा करें, ऐसा कुछ ना कुछ करके हमें उसको तीसरे वाले समीकरण को प्राप्त करना है। तो यहाँ देखना अभी क्या कर रहे हैं, ये है हमारा पहला समीकरण, N2 + O2 से 2NO बन रहा है। ये है हमारा दूसरा समीकरण, 2NO + O2 + 2NO2 बना रहा है। और हमें चाहिए क्या, तीसरा समीकरण, NO2 + हाफ N2 + O2। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि यहाँ पे हमें NO2 चाहिए और NO2 हमें इस जगह मिल रहा है, यानी कि इसका उत्पाद हमें इसमें क्रियाकारक लाना है। इसका मतलब इस सेकंड वाले समीकरण को हमें उल्टा करना ही पड़ेगा। समझ गए होंगे, क्योंकि इसका NO2 उत्पाद में, इसका NO2 क्रियाकारक में। तो हमें जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए दूसरा जो अब समीकरण है उसमें NO2 को यू उल्टा करेंगे, यानी ये पूरा समीकरण जो है वो क्रियाकारक, देखो ये आगे आ गया, ये दोनों इस तरफ कर लेंगे हम। समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ, कि जिसका इसका जो क्रियाकारक उत्पाद है ये इसका क्रियाकारक है, तो उल्टा करना है तो ये वाली रिएक्शन सेकंड वाले समीकरण को हम उल्टा कर देंगे। ऊपर से ये भी देख पा रहे हो कि यहाँ 2NO2 है और यहाँ 1 NO2 है, इसका मतलब उल्टा करके भी उसका स्क्वायर करना है, ये जरूर कर लेना। बात समझ में आ गई होगी कि इसमें पहले तो ये समझ में आ गया कि 2NO2 से 2NO2 बनाना है, ये वाली बात। तो एक तो इसको उल्टा करना पड़ रहा है, दूसरा 2 है 1 है, तो इसका मतलब इसको स्क्वायर भी करना पड़ रहा है। और तीसरे में क्या करेंगे हम, चलो देखते हैं। तो इसमें यही कर रहे हैं हम, देखना कि समीकरण 2 को उल्टा किया, ऊपर से उसको समीकरण 2 को उल्टा कर दिया। लो जी, दूसरे को उल्टा कर दिया, 2NO कर रहे, ये लो जी 2NO, लो 2NO कर दिया। उसके बाद क्या किया भाई, 2NO करने के बाद
समीकरण 1 को भी ये उल्टा कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम समीकरण 1 को भी उल्टा कर देते। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ही उल्टा कर दिया और हमें इससे कैंसिल कर दिया और वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो 2NO2 + N2 + O2 और हमारे पास जो समीकरण है ये है ये वाली। तो इस वैल्यू में फ़र्क देखना, वापस समझना। वापस ये कर रहा है, ये वाली वैल्यू आ तो चुकी है हमारे पास में। तो ये NO2 है और ये 2NO2 है। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो डबल आया, तो इसको हमें क्या करना है, आधा। तो यहाँ हमने लिखा है कि वैल्यू को हमें आधा करना पड़ेगा। देखो ये वाली वैल्यू, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, आधा। तो हमने ये पूरे को आधा कर दिया, ये आधा। अब हमारा रिजल्ट क्या आया वो समझे। हमने क्या किया वो समझना। पहले हमने सबसे पहले ये किया है कि समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 1 को उल्टा किया। तो हमारा जो k था 1 वो हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा k-1 वाला, और जो k2 था उसको भी उल्टा किया तो उसका भी आंसर हो जाएगा ये k2। फिर दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा जोड़ना मल्टीप्लाई होता है इसमें, इस तरह से हो जाएगा। ऊपर से जो आंसर आएगा उसका हमें क्या करना है, उसने कहा आधा भी करना, तो इन सब के ऊपर हमें क्या लगाना है, आधा। ये आधा कर देंगे तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चेक करते हैं, वापस देखिएगा, अच्छे से वापस समझा रहा हूँ। जो भी दो समीकरण दिए होते हैं उससे तीसरा प्राप्त करने के लिए हमेशा यही किया जाता है कि हम उनका मल्टीप्लाई वगैरह या आधा या डबल करके कैसे किया जा सकता है वो देखना है। तो हमने क्या किया कि समीकरण 2 और समीकरण 1 को उल्टा भी किया है, उल्टा करने के साथ साथ उसको हमें बाद में आधा भी किया है। तो हमने इन समीकरणों को उल्टा करके जोड़ना है। तो देखो ये उल्टा करके जोड़ दिए, आंसर आ गया, पर आंसर डबल आया इसलिए हमें इसको आधा करना पड़ रहा है। तो देखो समीकरण पहले का k1 वाला दिख पा रहा है, दूसरे का भी दिख पा रहा है। इनको जोड़ा, जोड़ने पे इसको मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसको आधा करना है, तो आधे करने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 एक्चुअली इसका रूट होता है, और रूट में जो आंसर मैच कर रहा है वो इसका आंसर होगा, और रूट का किसका है, हमारे सी का आंसर होगा इसमें। एक दो बार वापस इसको अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। समीकरण दूसरे और समीकरण पहले को उल्टा करके जोड़ रहे हैं, फिर बाद में आधा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब भी किसी को जैसे के दिया हुआ तो उल्टा करने का मतलब 1/k, k2 है तो उसका भी उल्टा करना है तो 1/k2, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी जोड़ दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का यू करते हैं, और बाद में हम उसको आधा करते तो आधा, 2 करते 2 स्क्वायर वगैरह जो भी है वो हम ऐसे करते हैं। 7वां क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 2a, b, 3c और d बना रहा है। इस अभिक्रिया में a और b दोनों के 1 मोलर ले रहे हैं हम, यानी a और b की सांद्रता दे रखी है। प्रारंभिक सांद्रता से आरंभ की जाती है और साम्य अवस्था पर पहुंचा दिया जाता है। तो D की सांद्रता बनेगी वो 0.25। देखना है क्या कहना चाहता है। A और B जो है वो हम 1 मोल और 1 मोल लेकर शुरू करते हैं अभिक्रिया को, और जब D 0.25 मोल बन जाता है तो साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। समझना एक बात को, जैसे हम यूँ समझिए कि हमारे पास में A भी है और B भी है, ये हमारा 1 m, ये भी हमारा 1 m। जब अभिक्रिया हो रही है आपस में तो C और D बन रहा है। जब D हमारा 0.25 बनेगा तो हम देख लेंगे कि साम्य अवस्था प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो ये हमें 0.25 की बात के हिसाब से हमें ये करना है। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ में आया। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या दिया होगा, तो साम्य अवस्था पूरा बताना है, वो देखते हैं। चलो देखते हैं क्या किया इसने। देखिएगा क्वेश्चन, ये हमारा समीकरण है, समझ गए होंगे। यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है, और यहाँ पे 1 मोल है। तो ये देखो मोलों की संख्या लिखी हुई है, 2 1 3 2 1 है ना। इनके आगे की मोलों की संख्या 2 1 3 1 आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ होगा। शुरुआत में उसने बताया कि जो हमारा A है उसकी 1 ले ली गई, B है उसकी भी 1 मोल ले ली गई है सांद्रता है, तब ये दोनों बने ही नहीं थे, 0 हो गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये देखो 2 है, तो इसका मतलब इसमें 1 में से 2 अल्फा घटा देंगे। इसमें B है और B कितने 1, तो 1 में से 1 अल्फा घटा देंगे, और बने कितने, भाई इसके 3 अल्फा बने और इसके कितने बने, 1 अल्फा बने। समझ गए होंगे ये बात को, है ना। चलो बात करते हैं। जब मोलर सांद्रता हुई और साम्य अवस्था प्राप्त हुई तो उस समय आपका जो D बना था वो D कितना बना था, D बना था 0.25 बना था। तो एक बात बताइए, जब 1 अल्फा का मान 0.25 है तो 3 का कितना होगा, 0.25 0.25 0.25 हो जाएगा 0.75। सही है। अब बात करते हैं इसमें से आपने कितने अल्फा घटाए, तो इसमें 1 में से 1 अल्फा ही घटाया, और 1 अल्फा 0.25 होता है।
तो 1 में से 0.25 घटाओगे तो 0.75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और यहाँ कितने अल्फ़ा घटाए थे? 1.2 अल्फ़ा, क्योंकि 2 मोल बन रहे थे इसके। तो 1 में से 2 अल्फ़ा घटाओगे तो 1 में से 2 अल्फ़ा, 1 अल्फ़ा का 0.25 है तो 0.25 हो जाएगा, तो 1 में से आधा हो जाएगा। क्या समझ गए ये बात? वापस देखना, थोड़ा सा वापस करवा देता हूँ, वापस समझिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 है, ये 2 आ गया, 1 है, ये 1 आ गया, ये 3 है, ये 3 आ गया, ये 1 है, 1 आ गया। शुरुआत में प्रश्न में कह रहा है इसकी एक एम ले ली गई, इसको भी एक एम लिया। जब शुरुआत में दोनों क्रिया कारक की हो तो उत्पाद तो होंगे ही नहीं, 0 0। थोड़ी देर बाद कितना बना? ये 1 अल्फ़ा बना। ये कितना बना? 3 अल्फ़ा बना। तो इसका मतलब ये हो गया कि घटा होगा इसमें से, क्रिया कारक धीरे धीरे कम हुए होंगे तभी तो उत्पाद बने होंगे। तो क्रिया कारक के कितने मोल घटे? 2 मोल। तो हमने कहा कि पहले 1 था, उसमें से 2 मोल घट गए। और बी में कितने मोल बने? तो क्या 1, तो 1 में से 1 अल्फ़ा घटा दो। इसलिए 1 अल्फ़ा की वैल्यू यानी डी की वैल्यू दे रखी है 0.25। तो अगर 1 अल्फ़ा है तो 0.25 समझो, 2 है तो 0.50 समझो, यानी 0.50 समझिए। इस तरह से घटा के हमने ये वैल्यूज़ ले आए। तो ये सांद्रता बची है। अब उत्पाद बटे क्रिया कारक सबको आता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब उत्पाद बटे क्रिया कारक क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। लो जी, तो अब बात करते हैं आगे कि करना कैसे। तो उत्पाद बटे क्रिया कारक हमारा देखो, उत्पाद है सी और डी, तो सी की घात 3 आ जाएगी क्योंकि घात 3 है, आगे 3 है, और डी की घात 1 आ जाएगी। फिर 2a, ए के ऊपर स्क्वायर और बी के ऊपर ये। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे? 0.75, तो 3 बार पे कर देना है। और फिर डी 1 बार 0.25, ये लो 0.25। फिर नीचे ए का स्क्वायर, तो ए का 0.50 का स्क्वायर दिख पा रहे, और बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर। तो ऑप्शन में एक्चुअली सॉल्व नहीं किया गया था, ये बस डायरेक्ट दिया हुआ था कि इसी को हमको चूज़ करना है। इस क्वेश्चन को वापस ज़रूर देखिएगा, अच्छे से समझाया है मैंने। हमेशा इस क्वेश्चन को इसी तरह से किया जाता है। एक लेक्चर ज़रूर बनाना पड़ेगा जिसमें पूरा एक बार सॉल्व करें, है ना। तो ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, जो लोग बच्चे देख पा रहे हैं नीट वाले हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पहले से आ रहा होता है तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमारे जो 11th में नए बच्चे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको बोर्ड पे ही पूरा समझाना पड़ता है पहले, है ना। तो ज़रूर समझाएंगे हम आपको, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर करें। थैंक यू।